हाँ, आज का सेशन बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि जो अपन ने शीत युद्ध स्टार्ट किया था, यानी कोल्ड वॉर स्टार्ट कर रखा है चैप्टर, उसको पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देन हिटलर, देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, हिटलर और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये जान लोगे तो कोल्ड वॉर तो मतलब यूं ही चुटकियों में समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने एक ही सेशन बनाया है जिसके अंदर बिल्कुल एक स्टोरी की तरह बना दिया, बहुत ईजी वे में। प्रथम विश्व युद्ध, हिटलर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तीनों के बारे में इसी क्लास में आपको मिल जाएगा। बस मेरे साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के हम लेके चलते हैं। आज के में मैंने दोनों बातें ऐड करी है, मेरे ओन वर्ड्स में, मेरे शब्दों में कुछ बातें लिखी है, और मैप भी खूब सारे मैंने मैप भी यूज़ किए हैं। सबको आपको मैप के अकॉर्डिंग बताऊंगा, बस मेरे अकॉर्डिंग आपको समझते हुए रहना है, क्योंकि ये स्टोरी बहुत मज़ेदार है। ठीक है, अपन बात करते हैं पहले प्रथम विश्व युद्ध की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आपको पता है 1914 से लेके 1914 टू 1918, 1918 तक चला था। तो अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि यार जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ, इसका मेन रीज़न क्या है, मेन क्या कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो ये एक मज़ेदार स्टोरी छोटी सी। इसका मेन कारण ये था कि एक जगह है ऑस्ट्रिया, ठीक है, और ऑस्ट्रिया के प्रिंस है, पूरी बात को समझना, ऑस्ट्रिया के प्रिंस है, और प्रिंस का नाम ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के प्रिंस है, और ये क्या करते हैं, ये अपनी वाइफ के साथ में घूमने के लिए जाते हैं। देखो, प्रिंस का मतलब क्या होता है, जो राजा का सक्सेसर होता है, राजा का उत्तराधिकारी होता है, राजा का बेटा होता है, वो प्रिंस होता है, युवराज होता है। अपन कहते हैं ना ये प्रिंस है या फिर युवराज है। जैसे राजा की डेथ होगी या फिर राजा अपनी गद्दी छोड़ेंगे तो उसके बाद में प्रिंस उनकी गद्दी संभालेंगे। तो ये राजा बनने वाले ही थे, तो उससे पहले थोड़े घूमने के लिए चले गए, ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, और ये घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, ये घूमने के लिए गए सर्बिया। वेरी इंपॉर्टेंट है सर्बिया, मतलब वैसे तो सर्बिया तो वैसे कोई वो नहीं है, ये गए थे वैसे एक्चुअल में सर्बिया में जगह पड़ती है बोसानिया। ठीक है, बोसानिया करके एक जगह है सर्बिया में, वहाँ पर ये घूमने के लिए गए थे। आप सर्बिया याद करना मोटा मोटी, वहाँ पर ये घूमने के लिए गए। तो वहाँ पर क्या होता है कि इनकी हत्या कर दी जाती है, किनकी, इस प्रिंस की हत्या कर दी जाती है सर्बिया में ही। और जो हत्या करने वाला व्यक्ति है वो उसका नाम है गार्गिलो प्रिंसेप। ये नाम भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। गार्गिलो प्रिंसेप इस सर्बिया की नामक जगह पर इस प्रिंस की हत्या कर देता है। ठीक है, अब सोचो राजा के बेटे का हम मार देना, हत्या कर देना। उस टाइम पे तो राजा सब कुछ होता था, एक तरीके से ऐसा मान लो कि बड़ी पावर में होता था। तो ऑस्ट्रिया जो हैं इसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और ऑस्ट्रिया ने सीधा अटैक बोल दिया सर्बिया पर, तुरंत, ध्यान से समझिए, तुरंत अटैक बोल दिया सर्बिया पर। ठीक है, किसने, ऑस्ट्रिया ने, क्योंकि उनके राजा के बेटे को मार दिया या फिर ऐसा मान लिया राजा के ऊपर हमला समझा उसने, तो ऑस्ट्रिया ने हमला बोल दिया सर्बिया पर। अब सर्बिया करे क्या, सर्बिया की हालत टाइट हो गई। तो सर्बिया ने क्या करा, यहाँ से उसने रशिया से मदद मांगी। वेरी इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, सर्बिया ने रूस से मदद मांगी कि मेरी हेल्प कीजिए, मेरी हालत ख़राब हो रही है। ऑस्ट्रिया ने हमला बोल दिया। ठीक है, रशिया इसकी मदद करता है, किसकी, सर्बिया की। और इस बात का जैसे ही जर्मनी को पता चलता है, जर्मनी ने देखा कि रशिया जो है वो सर्बिया की हेल्प कर रहा है और ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक कर रहा है, तो फिर जर्मनी जो है, पूरी बात को समझना, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी क्या करता है, ये सीधा रशिया के ऊपर हमला बोल देता है। ये बात इसको जैसे पता चले ना कि ऑस्ट्रेलिया जो आपका सर्बिया है, ध्यान समझना पूरी बात को, जो ये सर्बिया है, रशिया इसकी मदद करता है, ऑस्ट्रिया पर हमला बोलता है, तो फिर ये जो जर्मनी है ये ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट करता है और सीधा हमला बोल देता है रशिया पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर ऐसे ही एक अपन आगे पढ़ेंगे, ओटोमन एम्पायर, ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ, ओटोमन साम्राज्य। ये भी वापस सेम टू सेम जैसा जर्मनी ने किया वैसा ये करता है, ये भी ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट करता है और सीधा रशिया के ऊपर हमला बोल देता है। हालांकि रशिया बहुत पावरफुल कंट्री है और यूएसएसआर पूरा रशिया में उस टाइम होता था, तो लेकिन फिर भी ये दोनों जने इस पर हमला करते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को मतलब शुरू करने की एक तरीके से स्टार्टिंग थी। इस तरीके से चिंगारियाँ फैलती गई मतलब हर कोई देश एक दूसरे पर अटैक कर रहा है, कोई किसी पर अटैक कर रहा है, कोई किसी के सपोर्ट में अटैक कर रहा है। इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध वो फैलता ही गया।
हर कोई देश एक के देश के बाद में एक दूसरे पर अटैक करने लग जाते हैं, कोई किसी के सपोर्ट में आता है, कोई किसी के सपोर्ट में आता है, और प्रथम विश्व युद्ध की जो चिंगारी है वो सब जगह फैल जाती है। इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन कारण माना जाता है ये। थोड़े मैंने मेरे शब्दों में बताने की कोशिश की है, और थोड़ा सा आपको एक मैप, ये वर्ल्ड मैप का आप जानते हो, विश्व का मैप देख सकते हो। ये आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, और ये इसमें आपको मेन जैसे कि ये रशिया हो गया, ठीक है, ये अपना रशिया हो गया, USA हो गया। इसमें और भी जिन जिन देश की मैं आपको जरूरत पड़ेगी, ये वाला पोर्शन अपन पूरा पढ़ेंगे। ये जो यूरोप महाद्वीप है ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, आपको ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। अभी इस मैप की फिर जरूरत पड़ेगी, अपन वापस आएंगे यहाँ पर। पहले अपन थोड़ा आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, प्रथम विश्व युद्ध की। एग्जैक्ट डेट आप लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो, 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918 को ये प्रथम विश्व युद्ध यहाँ से यहाँ तक चला। और मेन चीज़ है इस वर्ल्ड वॉर का, ये विश्व युद्ध का नाम था द ग्रेट वॉर। द ग्रेट वॉर या फिर ग्लोबल वॉर भी इसको कहा जाता है। क्यों द ग्रेट वॉर क्यों कहा जाता है? ये इतना भयानक था, लगभग इसके अंदर 1,70,00,000 के करीब लोग मारे गए थे, ठीक है। इनमें खूब सारे सोल्जर थे, तो खूब सारे सिटीजन्स भी थे, नागरिक भी थे। यानी कि सोल्जर और सिटीजन्स ज़्यादा थे, सिटीजन्स ज़्यादा थे, सोल्जर तो और भी कम थे। जो आम नागरिक होते हैं वो खूब मारे गए, लगभग 1.25 या फिर 2 करोड़ जितने लोग मारे गए इस युद्ध में। तो ये इतना भयानक था, लोगों ने किसी ने देखा ही नहीं, और किसी ने आज आगे कि भी ऐसा कोई मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगाया कि यार ऐसा इतना बड़ा भी कोई युद्ध हो सकता है क्या। तो लोगों ने सोचा कि इसके बाद में तो इतना बड़ा युद्ध शायद ही कोई हो, इसलिए इसका नाम दे दिया था ग्रेट वॉर। और इसमें खूब सारे लोग मारे गए थे, आम नागरिक मारे गए थे, इसलिए इसको कह दिया ग्लोबल वॉर, ठीक है, ये इसका नाम पड़ गया। हालांकि लोगों को इस चीज़ का नहीं पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इतना भयानक होगा, जो जिसमें कम से कम 3 करोड़ के करीब लोग मारे जाएंगे, 2.5-3 करोड़। लेकिन उस टाइम पर ये जब ये हुआ था तब लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए इसका नाम द ग्रेट वॉर कह दिया, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात थी जो आपको जान लेनी चाहिए। अब क्या होता है कि चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे सेकेंड विश्व युद्ध हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, दोनों में ही एक होता है मित्र राष्ट्र, एक होता है मैन जिसको अपन बोलते हैं ध्रुवीय राष्ट्र, ठीक है। यानी एक तो अलायंस कंट्री होती है, एक तो एलिड पावर्स होती है, एलिड पावर बोल दो चाहे मित्र राष्ट्र बोल दो, एक होते हैं सेंट्रल पावर्स या फिर ध्रुवीय राष्ट्र या एक्सिस पावर्स, जो भी अपन बोल सकते हैं दोनों को। ये एक्चुअल में क्या होते हैं कि ये मैन वो होते हैं जो युद्ध करने के लिए उतावले होते हैं या फिर युद्ध को भड़काने वाले लोग होते हैं। ये होते हैं मित्र राष्ट्र, ये अपने इकट्ठे रहते हैं और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि युद्ध टाला जाए, बचा लिया जाए। मेनली इनका ये है। बस आपको ये समझना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? फ्रांस, रशिया मतलब रूस, ब्रिटेन और USA। आप एक नज़र दौड़ाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पर आपको नजर आएगा रसिया यानी कि रूस, और नीचे आएगा अमेरिका यानी कि USA। पूरी बात को समझनी है आपको। आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मित्र राष्ट्र, मतलब ये दोनों आपस में दोस्त है, अभी ये एक साथ है, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में स्थिति बदल जाएगी बिल्कुल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक दोनों साथ रहेंगे, पूरी बात को समझना। जैसे ही फिर लास्ट में होता है कोल्ड वॉर 1945 के बाद में, 45 के बाद में, जो 1991 तक जाके ख़त्म होता है, जब USSR के टुकड़े हो जाते हैं 15 देशों में, वो भी मैं लिख दिया आपको बता दूंगा शानदार। तो ये दोनों तब तक दोस्त रहते हैं, बाद में जाके टूटते हैं। इनकी दोस्ती कैसे टूटती है वो भी देखना। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दोनों साथ है, सेकंड में भी साथ रहेंगे, कैसे अलग होंगे दोनों के, कैसे विचारधारा आइडियोलॉजी चेंज होगी, वो अपन शीत युद्ध के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ना बहुत ज़रूरी था ना, इसलिए। तो अभी ये समझना मित्र देश है, ब्रिटेन बोल दो चाहे इंग्लैंड बोल दो चाहे यूनाइटेड किंगडम बोल दो, UK बोल दो, ये तीनों एक ही है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, UK। यानी कि ये भारत के ऊपर जिसका अधिकार था, हमारे ऊपर राज करता था, वो ब्रिटेन ही था। अब सुनना, इधर कौन है ध्रुवीय में? ऑस्ट्रिया हंगरी, इसको ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ बोलेंगे अपन, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया। अगर मैं इसको मैप में दिखाना चाहूँ ना तो एक बार मैप में समझो आप। सेंट्रल पावर्स जो इस कलर वाली है वो सेंट्रल पावर्स है, और जो येलो कलर में आपको अलाइज पावर नजर आएगी, ये जितने भी येलो कलर्स हैं, हालांकि इसके अंदर 35 या 37 कंट्री ने हिस्सा लिया था। मैं आपको फिर बता दूँ, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें 37 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, इस वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए थे। लेकिन आपको उतना नहीं सोचना कि 37, उतना नहीं, बस मेन कंट्री को अपन को नाम देखने होते हैं। बस इनको आप देख लीजिए एक बार कि फ्रांस ये रहा, ठीक है। मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ इसका, देखो फ्रांस ये रहा, ठीक है, फ्रांस ये रहा। आप इसमें देखेंगे अभी अपन को आगे जरूरत पड़ेगी, सर्बिया अब यूज़ कर दिया, सर्बिया ये रहा, ठीक है, ये अपना सर्बिया रहा, ये फ्रांस रहा, ये ऑस्ट्रिया हंगरी रहा, ये जर्मनी रहा। अब ये डेनमार्क वगैरह सभी पढ़ेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। ये रहा इंग्लैंड, इंग्लैंड बोल दो चाहे UK बोल दो, चाहे आप इसको ब्रिटेन बोल दो, बात एक ही है।
ये सब कंट्री वर्ल्ड के मैप में आप देख सकते हो, और ये येलो वाला पूरा ये रशिया है ही, ठीक है, ये रशिया रहा, रूस। चलो ठीक है, ये आपने देख लिया। आई थिंक ये दोनों आपको पता चल गया होगा ऐसा कैसे आपको लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन थोड़ी सी इसकी थ्योरी में। थ्योरी ये है, प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था। हालांकि मैंने बोल के सुना दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लिख लो, लाइफ में बहुत काम आएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैंने छोटे में मर्ज कर दिया है। कारण ये था कि ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे अकरडुक फ्रांज, फ्रांस बोल दो चाहे फ्रेंच बोल दो, बात एक ही है, फ्रेंच भी लिख सकते हो इसको, फ्रेंच ऑर्डिनेंट, ठीक है, ऑर्डिनेंट, जो कि वहाँ के राजा बनने वाले ही थे। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के एक राजा बनने वाले थे, क्योंकि प्रिंस थे, ये प्रिंस थे, अभी राजा बने नहीं थे। यानी कि अकरडुक फ्रेंच फर्डिनेंड प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया हु वाज अबाउट टू बिकम किंग देयर, वहाँ के राजा बनने वाले थे। हुआ क्या कि जून 1914 को 1914 में अपनी पत्नी के साथ में सर्बिया घूमने गए थे, ठीक है। वहाँ पर गार्गिलो प्रिंसेप, गार्गिलो, मैंने वहाँ पर यही नाम लिखा होगा आई थिंक, गार्गिलो प्रिंसेप, ठीक है, गार्गिलो प्रिंसेप बिल्कुल सही है। तो गार्गिलो प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति था, आदमी था, उसने हमला कर दिया, इनकी हत्या कर दी। बस इसी के बाद 28 जुलाई 1914 को, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है मामला। इन जून 1914 he went to Serbia with his wife. There he was attacked and killed by a man named Gargilo Princip. And just after this, on 28 जुलाई 1914, और ऑस्ट्रिया अटैक्ट सर्बिया। उसके बाद में ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया 28 जुलाई 1914 को। एक पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब सर्बिया मैंने कहा था इतना पावरफुल था नहीं, तो सर्बिया अब हेल्प मांग रहा है, सपोर्ट मांगना चाहता है, मदद मांग रहा है। इसके बाद सर्बिया ने रूस से मदद मांगी, रूस से मदद मांगी, और रूस ने मदद करी, सर्बिया का समर्थन किया और ऑस्ट्रिया पर डायरेक्ट हमला बोल दिया। आफ्टर दिस सर्बिया सॉट हेल्प फ्रॉम रशिया, देन रशिया अटैक्ड ऑस्ट्रिया इन सपोर्ट ऑफ सर्बिया, ठीक है, मामला ठीक है यहाँ तक। फिर बात करते हैं इसके विपरीत, ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसके विपरीत अगर चलें तो वो बात है जर्मनी की। जर्मनी ने कहा अच्छा रशिया ने हमला बोल दिया, तो जर्मनी रूस पर अटैक करता है। किसके सपोर्ट में, किसके फेवर लेता है वो ऑस्ट्रिया का फेवर लेता है और रशिया के ऊपर हमला बोल देता है, जो मैंने आपको लिखा दिया। ऑन द कंट्री जर्मनी अटैक्ट रशिया इन सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया सपोर्ट करता है, ठीक है। बात आई फिर ओटोमन साम्राज्य की, ओटोमन साम्राज्य भी ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करता है, फिर वो भी रशिया के ऊपर अटैक करता है। रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटे मोटे आते रह जाए, लेकिन अभी अपन को जानना है। सिमिलरली द ओटोमन एम्पायर ऑल्सो अटैक्ड रशिया इन सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। तो बात समझ आ गई, दो जने ऑस्ट्रिया को हमला कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया अकेला रशिया अकेला ऑस्ट्रिया पर हमला कर रहा है, ठीक है। बात अगली बात, मतलब मैंने मेरे शब्दों में लिखा थोड़ा सा, तो ऐसा रहेगा, मतलब पूरी दुनिया किसी न किसी के समर्थन में एक दूसरे पर हमला करने लगी, ठीक है। मीनिंग द होल वर्ल्ड स्टार्टेड अटैकिंग ईच अदर इन सपोर्ट ऑफ वन और द अदर, किसी न किसी का सपोर्ट करते हुए एक दूसरे पर हमला बोलने लगी। फिर धीरे धीरे देखो फ्रांस भी शुरू हो गया, धीरे धीरे फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उस पर अटैक कर दिया। यानी कि ग्रेजुअली फ्रांस ऑल्सो डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी, ऐलान कर दिया युद्ध का। फिर बात आती है इंग्लैंड की, ग्रेट ब्रिटेन की, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, कोई भी नाम ले लो। ब्रिटेन ने उल्टा जर्मनी के ऊपर जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। बस युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस तरीके से फैलता फैलता चिंगारी फैलती गई और आग लगती गई, और इस हिसाब से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब मेरी बात सुनना, फिर बात आती है भारत की, कि भारत भी उस टाइम पर कुछ थोड़ा बहुत कहीं था नहीं था। भारत था, इंडिया उस टाइम मौजूद था, लेकिन हम क्या थे, हमारे ऊपर जो जिनकी हुकूमत चलती थी, जिनका राज था, हम औपनिवेशिक थे ब्रिटेन के। हमारे ऊपर राज कौन करता था? यूनाइटेड किंगडम बोल दो, चाहे ब्रिटेन बोल दो, चाहे आप इसको इंग्लैंड बोल दो, ठीक है, ये हमारे ऊपर राज करते थे। इसलिए हमने सोचा जो हमारी इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना, पूरी बात को समझना, हमने हमारी सेना भेजी, इंडियन जो आर्मी भेजी वो हमने भेजी इंग्लैंड की तरफ से। पूरी बात समझना, देखो यहाँ मैंने एक बात लिखी है, ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी पर अटैक किया था, जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पर ब्रिटेन ने जब जर्मनी पर हमला किया तो भारतीय सैनिकों ने, मतलब इंडियन आर्मी ने ग्रेट ब्रिटेन का इंग्लैंड का सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर राज उन्हीं का था। तो हम ये चाह रहे थे कि जो अंग्रेज़ भारत के ऊपर राज करते हैं, हम इनका सपोर्ट करेंगे जर्मनी के युद्ध के अंदर, तो ये जो अंग्रेज़ हैं हमसे खुश हो जाएंगे, हमसे राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और यहाँ से हमारे देश को आज़ाद कर देंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे, और यहाँ से निकल के भाग जाएंगे। वो आपको पता है कि एक्चुअल में ये भगे नहीं थे, अंग्रेज इतना ईजी नहीं भागे थे, बड़ी मुश्किल से इन गोरे लोगों को अपन ने भगाया था, वो आगे की बात है। चाहे वो 1897 क्रांति हो, अपन वो आगे पढ़ेंगे।
लेकिन 1 मिनट अपन को ऐसा लगा था कि क्या पता राजी हो जाए और मामला बैठ जाए, लेकिन वो मामला नहीं जमा था, वो बात अलग है। तो बात आपको समझ में आ गई। भारत ने किसका सपोर्ट किया था? इसका, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब क्या होगा? इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब इस इन देशों में, मोस्टली इस पार्ट में फैल चुका था। बात ये आती है कि फिर अब मामला हुआ थोड़ा सा आगे बढ़ा। बात आती है जर्मनी की। पहले विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो हुआ जर्मनी को। ठीक है, हालांकि नुकसान तो सबको ही होता है, लेकिन जर्मनी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और जर्मनी को नुकसान हुआ क्योंकि जर्मनी के अंदर जो ऐसी हालत हो गई थी कि बहुत सारे पुरुष, इतने पुरुष मारे गए। एक मैंने आपको वो भी लिखी है बात, यहाँ आगे बताऊँगा, युद्ध के परिणाम बताऊँगा। अच्छा हाँ, 1 मिनट मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी जर्मनी के बाद वापस आता हूँ 1 मिनट के लिए। यहाँ मैंने एक बात लिखी है 1917, जर्मनी की बात करूँगा फिर वापस आऊँगा, नुकसान उसको बता। आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये यूएसए 1917 क्या लिखा आपने ब्रैकेट में? बिल्कुल सही सोचा आपने। एक्चुअल में ये मित्र राष्ट्र यूएसए मैन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल था नहीं। उसका कोई ऐसा कोई सोच नहीं थी कि वो प्रथम विश्व युद्ध में कूदे या फिर लड़ाई लड़े। लेकिन हुआ क्या था कि ये यूएसए 1917 के अंदर आता है। कैसे आता है देखो 1 मिनट। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल होने के कारण क्या था कि जर्मनी के द्वारा, आपको पता है ना, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में लड़ाई हो गई है ना। तो वो एक इंग्लैंड के जो था एक जहाज़ था लुसितानिया, ध्यान से सुनना, जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया जहाज़, ये देखो आपको ऐसा दिख रहा होगा, बहुत बड़ा जहाज़ है। इस जहाज़ को डुबो दिया था किसने? जर्मनी ने इंग्लैंड के जहाज़ को डुबो दिया था। लेकिन उसमें 1153 लोग शामिल थे, 1153 लोग शामिल थे। उसमें से 128 लोग जो है ना वो यूएसए के थे। और वो जैसे ही मर गए भाई, 1153 सारे के सारे मर गए। उसमें 128 लोग अमेरिका के थे ना। अमेरिका को ये बात चुभ गई। अमेरिका ने कहा कि हाँ, एक तरीके से हमारे जहाज़ को डुबो दिया आपने। ठीक है, तो फिर अमेरिका इस युद्ध में कूद जाता है और जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोल लेता है। ठीक है, ये बात है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो मारे गए उनमें 128 लोग अमेरिका के थे। बस इसी वजह से अमेरिका इस युद्ध में 1917 में शामिल हुआ था। हालांकि स्टार्ट तो प्रथम विश्व 1914 में हो गया था, लेकिन यूएसए 1917 में शामिल हुआ था। और शामिल होने का कारण ये था, फोटो भी देख सकते हो जहाज वगैरह की, आपको आराम से समझ आ जाएगा। ए शिप कॉल्ड लुसितानिया ऑफ इंग्लैंड वाज सैंक बाय जर्मनी एंड देयर वर ए टोटल ऑफ 1153 पीपल इन दिस शिप हु वर किल्ड, इनमें से इन विच 128 पीपल वर फ्रॉम अमेरिका। बिकॉज ऑफ दिस अमेरिका ऑल्सो ज्वाइन द वॉर इन 1917। ये शिप था जिसको डुबो दिया गया था जर्मनी के द्वारा। इसके इंग्लैंड का जहाज़ था। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रही थी। लेकिन इसमें मेन कारण ये हो गया 128 लोग अमेरिका के थे, तो अमेरिका भी इसके अंदर कूद गया। ये बात समझ में आती है। फिर बात करते हैं अपन वापस इसी की, प्रथम विश्व युद्ध के मेन जो परिणाम थे, यहाँ मैं वापस आता हूँ वहीं पर। तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो हुआ जर्मनी को। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? जर्मनी को। और जर्मनी में ऐसा कहा जाता है कि जो मेल हैं, मतलब जो पुरुष हैं, पुरुषों की संख्या इतनी कम हो गई थी। एक छोटा सा सर्वे की अपन बात करें तो मतलब 3 अगर फीमेल है तो उनको 3 फीमेल में से किसी एक को ही मतलब मुश्किल से अपना पति मिल पाता था। ऐसी हालत हो गई थी, मतलब पुरुष बहुत कम हो गए थे। इसके साथ में अपन बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी का, चलो ये तो नुकसान हुआ है जर्मनी का। और इस पूरे वॉर में जो हारा वो ये हारा, मैं आपको फिर बता दूं, इस पूरे युद्ध में जो जिसकी हार हुई वो इस पार्ट की हुई। ये लोग इसके अंदर हारे, ये लोग हावी रहे, जीते। मतलब कि सेंट्रल पावर ध्रुवीय राष्ट्र है वो, इनकी बहुत बुरी हार हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, बात वापस मैं उसी पे आऊँगा, इसी पे। ठीक है, इसके आगे चलते हैं परिणाम, हाँ ये अपनाएंगे। अब ये तो चलो ठीक है, ये मामला ठीक था। परिणाम में एक सबसे बड़ा परिणाम और निकल के आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो भाई साहब है एक सैनिक। पूरी बात समझना, एक सैनिक है। सैनिक बड़े खूंखार है, बड़े शानदार सैनिक है, बहुत योद्धा हैं, बहादुर सैनिक है। ये है जर्मनी के, जर्मन की जो आर्मी है, जर्मनी की जो फौज है, ये जर्मनी आर्मी के अंदर एक सैनिक है। नाम बताऊंगा, अभी पहले सुनो। जर्मन आर्मी के सैनिक है। जर्मनी की जो, जर्मनी और इंग्लैंड जब लड़ रहे थे, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो ये उस टाइम पर हो जाते हैं घायल। ठीक है, ये उस टाइम पर घायल हो जाते हैं। तो किसी जर्मनी के एक सैनिक को या एक अफसर को इनके ऊपर दया आ जाती है और वो इनको बचा लेता है, हेल्प कर देता है। ठीक है, और ये घायल ही होते हैं लेकिन ये मरते नहीं हैं। और वो जो बंदा है वो है द्वितीय विश्व युद्ध का जन्मदाता, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध को पूरे संसार को मतलब कहते हैं तहस नहस करने वाला आदमी, और वो है हिटलर। वो हिटलर आदमी होता है
जो यहाँ पर घायल होने के बाद में बच जाता है। और ये हिटलर ही एक ऐसा बंदा है, बड़ा खतरनाक है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, जो हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। तो ये ध्यान ये रखना है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये हिटलर जर्मन सेना की तरफ से, जर्मनी आर्मी की तरफ से लड़ा था और बहुत इसको प्राइज़ मिला था। ध्यान रखना है, प्राइज़ मिला था, बहादुरी के ऊपर अवार्ड मिला था, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से नेतृत्व किया, बहुत तगड़ा फौजी जिसे बोलते हैं, बहादुर वीर सैनिक था। लेकिन बाद में ही जाके क्या करते हैं, जो हिटलर है वो आगे जाके द्वितीय विश्व युद्ध का जन्मदाता बन जाता है। कैसे बनता है, एक बार हिटलर की अपने स्टोरी सुनेंगे। हाँ, अब अपन पढ़ेंगे एडॉल्फ हिटलर के बारे में, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो घायल सैनिक था जिसको बचा लिया गया था, वो यही बंदा था। और आप इसको देखना चाहेंगे तो आप देख भी सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये एडॉल्फ हिटलर मोच की स्टाइल से फेमस है ये, ठीक है। और ये स्वास्तिक का चिन्ह इनके पार्टी का, नाजी पार्टी का इनकी सिंबल है ये, वो भी अपन बात करेंगे। तो ये सब बातें थी इसकी, हिटलर की थोड़ी सी बातें मैंने लिखी है। एक्चुअल में हिटलर के शुरुआती जो जीवन था वो वैसा थी, गरीब जीवन ही बीता इसका, मतलब ये गरीबी में ही अपना जीवन यापन किया इसने। लेकिन फिर इसने पहले इसका धार्मिक जो होता है रिलीजन, जैसे ये पादरी बनना चाहता था, मतलब इसका थोड़ा धार्मिक ट्रस्ट ज़्यादा था, धर्म के प्रति उनमें थोड़ा लगाव था। तो एक्चुअल में ये पादरी बनना चाहता था। हालांकि इसने पेंटिंग भी करी है, काफ़ी पेंटिंग बेचता था थोड़ा, मतलब इसका बहुत काफ़ी लाइफ में इसने काम ऐसे प्रॉब्लम झेली है। लेकिन ये पादरी बनना चाहता था, इतना धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, लेकिन कहते हैं ना कि नसीब में कुछ और ही लिखा था, वो वाली बात है। तो फिर फाइनली ये क्या होता है कि ये हिटलर जो है, ये जब जैसे ही इसकी जो मैंने कुछ बातें लिखी है, 20 अप्रैल 1889 को इसका जन्म होता है। उसके बाद में 1900 के अंदर, एक पूरी स्टेप से सुनना, 1900 के अंदर जो भाई है, भाई की डेथ हो जाती है। चेचक रोग होता है ना, जिसको अपन माता भी बोलते हैं, नॉर्मल जिसको अपन बोलते हैं ना कि माता निकल जाना, वो चेचक रोग हो गया था, जिस वजह से जिसको अपन चिकन पॉक्स टाइप बोलते हैं वो, ठीक है। तो 1900 में इसके भाई की डेथ होगी उस रोग की वजह से। तो इसको काफ़ी सदमा लगा, बहुत दुख हुआ इसको इस चीज़ से। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत संभला। उसके बाद में इसके पिताजी की भी डेथ हो जाती है, हालांकि उनकी भी एक स्टोरी है, लेकिन अपन को इतना सा समझना भी, ज़्यादा डीप नहीं जाना। इनके पिता की भी डेथ हो जाती है। फिर क्या करता है कि ये थोड़े दिन बाद में आर्मी ज्वाइन कर लेता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर वो मैंने आपको लिखा दिया, जर्मन आर्मी की तरफ से लड़ता है, बहुत वीर योद्धा सैनिक के रूप में अपना नाम फेमस करता है, और बहुत इनको जो है वो प्राइज़ भी मिलते हैं एडोल्फ हिटलर को। फिर फाइनली क्या करता है कि 1919 के अंदर ये जो जर्मन आर्मी है उसको ही छोड़ देता है, मतलब आर्मी की नौकरी छोड़ देता है, और फिर एक खुद की एक पार्टी बनाता है। क्योंकि जब 1918 के अंदर जर्मनी की हार हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, तो इसको बड़ा दुख हुआ था कि यार जर्मनी हार गई, क्योंकि जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था, सैनिक था, और सैनिक को सबसे बड़ा दुख सैनिक को ही होता है जब अपना देश कभी हारता है, तो सबसे ज़्यादा दुख होता है वो एक जवान को होता है, एक सोल्जर को होता है। ये भी सोल्जर था, इसको दुख हुआ कि यार ये सही नहीं हुआ हमारे साथ में। और इसको ये लगा कि जो अभी जो जर्मनी के अंदर जो सरकार है, जो कम्युनिस्ट है लोग, ये साम्यवादी जो लोग हैं और जो यहूदी लोग हैं, उनकी सरकार थी, तो इन्हीं लोगों की सोच सही नहीं थी, इनकी थोड़ी टेक्निक सही नहीं थी, इन्हीं की वजह से हम हारे हैं, इसको ऐसा लगा। तो इसलिए एक नाजी पार्टी बनाई, ध्यान से समझना, नाजी पार्टी, ठीक है, नेशनल, इसके हालांकि फुल फॉर्म में ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर इसको देखना चाहेंगे तो नाजी पार्टी लिख देता हूँ, नाजी पार्टी। ये नेशनल क्या नाम इसका, जर्मन वर्कर्स करके एक पार्टी थी, नाजी पार्टी। नाजी पार्टी का इसने गठन किया, और हुआ क्या, ये जो नाजी पार्टी है इसका इन्होंने जो सिंबल रखा था, चिन्ह रखा था, वो स्वास्तिक का चिन्ह रखा था। हालांकि हमारी इसने ये सोच के नहीं रखा था कि कोई इंडिया के वो कोई इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह रखा था, जो हमारी इंडिया के अंदर हिंदुओं का एक प्रतीक माना जाता है, शुभ चिन्ह माना जाता है। ध्यान रखना, वो कोई अलग चीज़ है खैर, लेकिन एक्चुअल में इसका कुछ थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा आपको इंडिया से। कैसे कि नाजी पार्टी का गठन किया, जिसके अंदर इसके नाजी पार्टी का नाम जो मैंने बता दिया आपको, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स करके एक नाम था, वैसे फुल फॉर्म से कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये जो नाजी पार्टी, इसका स्वास्तिक चिन्ह इसने बनाया, हिंदुओं के प्रतीक था। और हमारे सुभाष चंद्र बोस जो हैं, पूरी बात को ध्यान समझना, हमारे इंडिया के अंदर सुभाष चंद्र बोस थे, अंग्रेजों का राज था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का एक प्लान था कि यार कैसे न कैसे कर यहाँ से अंग्रेज भगे ना, तब मजा आए। जैसे हिटलर ये चाहता था कि जर्मनी जीते, वैसे ही हमारे सुभाष चंद्र बोस भी इंडिया में थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ रहते थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी,
जैसे इसने नाजी पार्टी बनाई, वैसे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज नामक एक आर्मी एक गठन किया पार्टी का। तो वो इनसे मिलते हैं, बताऊंगा मैं आपको, उनकी पिक भी दिखाना चाहूँगा मैं आपको, आप देखना चाहेंगे देख सकते हैं। एक फ़ोटो है जहाँ पर ये हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं और ये हिटलर है, दोनों हाथ मिला रहे हैं। इनकी मीटिंग हुई थी आपस में, कुछ चर्चा भी इस पे दोनों करते हैं और ये भी हिटलर का साथ देते हैं। पूरी बात सुनना। जैसे मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा, अभी बताऊंगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में आगे बताऊंगा, जिसके अंदर जो हमारे ये सुभाष चंद्र बोस हैं वो हिटलर का साथ देंगे और भारत जो हैं ध्यान सुनना, सुभाष चंद्र बोस हिटलर का साथ देंगे मतलब जर्मनी का साथ देंगे, लेकिन भारत जो हैं वो यहाँ देखो, यहाँ समझ में आएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर एक बार आता हूँ वापस, ये रहा। भारत जो है वो अभी यहाँ साथ देगा, भारत मित्र राष्ट्रों का साथ देगा। अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर मैंने स्टार्ट नहीं किया, बस एक इमेज बनाना चाह रहा हूँ। भारत इस गैंग का सदस्य बनेगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इधर आएंगे क्योंकि जो वो जर्मनी का साथ देंगे। तो भारत में भी दो मामले हैं। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद नाम की एक फौज है जो हिटलर को मानती है, फिर हिटलर की तरफ फॉलोअर है, और वो जर्मनी का साथ देंगे कहीं ना कहीं, जबकि भारत एक्चुअल में मित्र राष्ट्र यानी कि इसका साथ देगा, जिस पर भारत का मतलब ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अभी आऊँगा मैं आगे, थोड़ा थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, इमेज बनती रहे। चलो, इसलिए स्वास्थ्य का चिन्ह वगैरह आपने पढ़ लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से, और ये नाजी पार्टी बहुत फलती फूलती है, बहुत प्रोग्रेस करती है इनकी पार्टी, क्योंकि ये जो नाजी पार्टी इसमें कहते हैं ना कि जो देश प्रेम है, देश प्रेम, स्वतंत्रता, नेशनलिज्म बहुत कूट कूट के भरा था। और जैसे इसने सोचा था कि जो यहूदी वगैरह हैं, भाई हिटलर का क्या सोचना था कि जितने भी यहूदी वगैरह ने, इन्होंने ही हमारे देश को हराया उस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वहाँ की जनता ने भी सेम सोच रखा था कि हाँ बिल्कुल सही, यहूदियों ने, साम्यवादियों ने हमारे देश को हरा दिया था, जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार मिली थी। इसलिए इस नाजी पार्टी का साथ पूरे जनता ने दिया। इसने नाजी पार्टी ने पूरे, कहते हैं ना, जर्मनी में राज किया और हिटलर बहुत फेमस हुआ उस टाइम पर। फिर फाइनली थोड़ा सा आक्रामक आदमी था, गुस्से वाला आदमी था, तो इसके 1924 में इसके ऊपर एक देशद्रोह का, जिसको अपन देशद्रोह बोल सकते हैं, ये राजद्रोह बोल सकते हैं, मतलब इसका आरोप भी लगता है और इसको 5 साल की कैद होती है। लेकिन हालांकि 2 साल बाद में इसको रिहा कर दिया जाता है, होती तो 5 साल की, लेकिन 2 साल बाद में इसको छोड़ दिया जाता है जनता के प्रेशर से। वो बात खैर अलग है, छोटा मोटा आप लिख सकते हो। फिर अपन बात करते हैं 1933 की, 1933 की। ये 1933 के अंदर क्या करता है, चांसलर बन जाता है। पूरी बात समझना, ये चांसलर बन जाता है, चांसलर, ठीक है। और चांसलर बनते ही ये ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, सॉरी ब्रिटिश नहीं, जर्मन, ठीक है, जर्मन संसद मतलब जर्मन पार्लियामेंट, उस जर्मन पार्लियामेंट को ही बर्खास्त कर देता है, भंग कर देता है। इतना बड़ा आदमी है ये। चांसलर बनाया गया इसको, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में चांसलर बनते हैं ना, वैसे चांसलर बनाया गया और चांसलर बनाते ही इसने जर्मन संसद को भंग कर दिया। एक तरीके से समझ लीजिए कि इसने ख़त्म कर दिया, बर्खास्त कर दिया इसको, ठीक है। ये काम किया इसने। छोटा सा इमेज साइड में कहीं लिख लेना, ये चांसलर बनने के बाद में है। फिर जो हिटलर है, वहाँ का जर्मन का जो प्रेसिडेंट होता है उस टाइम पर, वो हिंडनबर्ग होता है, हिंडनबर्ग उस टाइम पर प्रेसिडेंट होता है। और उसके बाद में, उसके डेथ के बाद में 1934 में हिटलर प्रेसिडेंट भी बनता है। यहाँ तो ये था, लेकिन फिर 1934 में ये खुद हिटलर जो है वो भी थोड़े दिन के लिए राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट भी बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंडनबर्ग के बाद में, ठीक है। प्रेसिडेंट भी बनता है और प्रेसिडेंट बनने के बाद में 1-2 काम करता है ज़बरदस्त तरीके से, जिसका ये मतलब कहते हैं ना, वो लोग जो इसकी नाजी पार्टी को जब इसने यहाँ बनाई थी, जो विरोध करते थे, उनको जेल में डालता है और बहुत सारे यहूदियों को ये मौत के घाट भी उतारता, लाखों यहूदियों को मारता भी है। थोड़ा क्रूर शासक जरूर है, बहुत क्रूर है, इंसानों पर दया नहीं करता और लड़ाई झगड़े में विश्वास करता है, ठीक है। मतलब नित्य नहीं एक लड़ाई इसको चाहिए, ऐसा व्यक्ति है। तो ये काम भी उस टाइम पर अपना मिसयूज़ करता है एक तरीके से पावर का। ये बात भी इसकी अपने हिटलर की पड़ी, ठीक है। और फाइनली फिर ये अपने क्या करता है कि पूरे यूरोप महाद्वीप में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। फिर ऐसा मान लीजिए कि अपनी ताकत दिखाना चाहता है, अपने आप को नंबर 1 कहलाने के लिए सितंबर 1939 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर देता है। और यही मेन कारण है, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा अपन इंडिया और हिटलर के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया एंड हिटलर, मतलब अगर आपसे कोई जानना चाहे कि भारत और हिटलर के बीच में क्या रिलेशन थे, तो इस फोटो से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस,
जिन्होंने अपनी एक फौज बनाई थी, एक आर्मी बनाई थी या एक पार्टी बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज ये हिटलर के काफ़ी करीबी हैं, हाथ मिलाने से आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये नेताओं से मीटिंग की, इसमें बड़ी बात है वो। तो दोनों ने आपस में मीटिंग भी करी थी, हिटलर का साथ देते थे और ये अपने थोड़ा सा ऐसे ही जान लिया। फिर फाइनली क्या होता है कि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर बड़ा गुस्से वाला आदमी है, थोड़ा कहते हैं ना कि यहाँ से खिसकावा, तो 30 अप्रैल 1945 को ही क्या करता है, बर्लिन में क्या करता है, पहले इसकी एक प्रेमिका होती है। ठीक है, उस प्रेमिका से ये पहले तो करता है शादी। ठीक है, जो इससे काफ़ी छोटी होती है, लेकिन ये उससे शादी कर लेता है। और फिर फाइनली क्या करता है, इसके पास में एक कुतिया होती है, बिच जिसे बोलते हैं अपन, पहले उसको ये मारता है, मतलब जहर दे के मारता है। उसके बाद में या फिर मरवा देता है की बात है, खुद को भी सुसाइड कर लिया। ठीक है, मतलब गोली मार के इसने और इसकी जो प्रेमिका थी, वाइफ, दोनों ने। कब? 30 अप्रैल 1945 को। और फाइनली हिटलर का चैप्टर क्लोज, मतलब कि हिटलर की डेथ हो जाती है। फिर अपन बात करेंगे अब थोड़ी सी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। ठीक है, तो वो है अपना, हाँ, अब अपन बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। द्वितीय विश्व युद्ध की डेट में लिख दी है, सितंबर 1939 से अगस्त 1945 तक ये चला और ये बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध था। ठीक है, इसमें करीबन 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसके अंदर लगभग 3 करोड़ तो हम कह सकते हैं सोल्जर थे, यानी कि सैनिक थे, और 4 से 5 करोड़ के समथिंग जो सिटीजन्स हैं, मतलब जो आम नागरिक हैं, वो इसके अंदर मारे गए थे। इतना भयंकर ये युद्ध हुआ, इसलिए इसको ग्लोबल वॉर का नाम दिया गया। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी जस्ट डबल ट्रिपल नुकसानदायक था, और सारा का सारा जो गलती जिसमें कही जाए वो हिटलर की थी। कैसे थी पूरा प्रोसेस अभी जानेंगे अपन बहुत परफेक्टली, बस मैं बातें स्टोरी सुनाऊंगा आपको। स्टोरी सुनना मज़ेदार है कि किस तरीके से क्रूर शासक हिटलर की वजह से पूरे संसार के इतने लोगों को मरना पड़ा, वो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। तो मैं आपको बात बता दूं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, कि ये जो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इससे पूरा जो संसार है, विश्व जो, वो 2 हिस्सों में, 2 शक्तियों में, 2 सुपर पावर में बट गया। वो अपन ने थोड़ा सा पहले पढ़ भी लिया था, जिसके अंदर अपन बात करेंगे वापस वही मित्र राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र, यानी हालांकि अपन ने जो शीत युद्ध पढ़ेंगे वो भी उसमें पूरी बातें आएगी, लेकिन इसमें 2 मेन जो हैं वो अलाइंड पावर्स और एक्सिस पावर्स, वही सेम जो अपन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा था, मित्र राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र। इसमें यूएसए तो यहाँ पर भी आपको फिर एक बात नजर आएगी, दोनों साथ में है, मतलब अभी भी गहरी दोस्ती चल रही है। मित्र राष्ट्र है यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन यानी यूके बोल दो, ब्रिटेन बोल दो, इंग्लैंड बोल दो, फ्रांस और पोलैंड। ठीक है, और इधर अपने हैं जर्मनी, इटली और जापान, ये हैं ध्रुवीय राष्ट्र, मतलब एक तरीके से लड़ाई की शुरुआत करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं ना कि गोचेबाजी वाले लोग हैं, जिसने इस देश का तहस-नहस उस टाइम पर कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जनक हैं। इधर मैंने सुभाष चंद्र बोस साहब की फोटो रखी है, क्यों रखी है लॉजिक बताऊंगा। यहाँ पर अपन थोड़ी सी बात करेंगे हमारे इंडिया की, तो भारत जो कि, क्योंकि उस टाइम पर हम यहाँ पर देखो इसका राज था हमारे भारत के ऊपर, इसलिए भारत जो साथ देगा वो इस मित्र राष्ट्र का साथ देगा, मतलब इस एलिड पावर्स के अंदर हम आएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर इनका राज था, तो हमारी आर्मी यहाँ पर लगी हुई थी। लेकिन भारत में सुभाष चंद्र बोस साहब जो हैं, इनके मैंने आपको कहा भी था, सुभाष चंद्र बोस जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, इनकी जो आज़ाद हिंद फौज थी, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, वो साथ दे रही थी हिटलर का, और हिटलर कहाँ का है, वो है जर्मनी का। ठीक है, इसलिए इनकी कहीं ना कहीं जो पूरा सपोर्ट था वो इनको था। ये चलो अपने इंडिया के पर्पज से भी थोड़ा सा देख लिया। आपको मोटा मोटी ये ध्यान रखना है, मित्र राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र यानी एक्सिस पावर्स एंड एलिड पावर्स कौन कौन सी थी वो आपको पता चल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात ये है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण पढ़ा था अपन ने, वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का भी एक कारण है। कारण क्या है? एक्चुअल में सबसे बड़ा कारण है वर्साई की संधि, ट्रिटी ऑफ वर्साइल। इसमें क्या हुआ कि जब ये, और ये मेन कारण हिटलर क्यों बना, इसका हिटलर कारण बनने का ये पीछे कारण है कि इस संधि के तहत एक समझौता हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था। जब कोई भी ट्रीटी होती है, कोई भी समझौता होता है ना, उसमें कुछ बातें लिखी होती है, क्योंकि इसमें प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जब जर्मनी हारा था बुरी तरीके से, जर्मनी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो सभी लोगों ने, जो वर्ल्ड के बाकी देश हैं, चाहे वो मित्र देश जितने भी राष्ट्र हो, ये इनमें से ये जितने भी हैं, इन सब ने मिलकर प्लान किया, ये मतलब पूरी बात डिटेल लिख दी कि जो जर्मनी है ना वो एक अपराधी है, प्रथम विश्व युद्ध का जन्म भी बोले वही है, उसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इतना घातक हुआ, इसलिए जर्मनी को वो अपराधी दे देते हैं, बता देते हैं, और जर्मनी के ऊपर ज़बरदस्ती कुछ ऐसे एग्रीमेंट थोप देते हैं जिससे उसकी खूब सारी ज़मीन है ना जर्मनी की, वो जो इसने मतलब हड़प लेते हैं वापस।
उससे ले लेते हैं जर्मनी, जो जर्मनी जीतते थे इससे खूब सारे, मैंने आपको बताया अभी, उन सबको हड़प लेते हैं, ठीक है। तो फिर हिटलर को ये बात पसंद नहीं आती है, और हिटलर जब आता है, नाजी पार्टी मैंने अभी बता दिया आपको, गठन किया उसने, तो ये फिर वहाँ पर हिटलर का दिमाग वहाँ पर काम करता है, और हिटलर ये करता है कि बाद में आएगा, ये सैनिक बनेगा, नाजी पार्टी गठन करेगा, और हिटलर के बाद चुप जाती है कि नहीं यार, ये जो समझौता एग्रीमेंट है हमारे देश से वापस हिस्से अपन को लेने चाहिए। वो इन ज़मीन को हड़पने की कोशिश करता है, ये इस ट्रीटी का पूरा विरोध करता है, और शुरुआत यहीं से हो जाती है। वर्साई की संधि अगर पढ़ लो आप, कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और गठबंधन देश कौन कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इन सब की हुई थी, मध्य हुई थी। पहली बात तो ये, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वॉज साइन बिटवीन जर्मनी एंड अलाइंड कंट्रीज, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इन सब के बीच में हुई थी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फिर हुआ क्या था, ये जो मित्रराष्ट्र हैं, इन्होंने सर्वप्रथम जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का अपराधी बता दिया था, और उसके प्रतिनिधि जो भी हैं उनको इसकी अनुपस्थिति में वर्साई संधि का मसौदा तैयार, अब जब क्या करा अपने आप ही, जबकि जर्मनी से कोई बातचीत नहीं चल रही है, जर्मनी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, बस जर्मनी को ये सब मिलके, जो मित्र राष्ट्र थे चारों, ये मिलके ऐसा कह दिया चारों पांचों कि जो जर्मनी है ना अपराधी है, इस वजह से अपन को इतना बड़ा युद्ध झेलना पड़ा, और ये सब मिलके एक मसविरा, मतलब एक पूरा प्लान तैयार कर लेते हैं। मतलब ये कि द एलाइज फर्स्ट ट्रीटी ऑफ वर्साइल इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि उसके जो प्रतिनिधि का मतलब ये है कि जर्मनी का एक भी बंदा नहीं होता है जब ये ट्रीटी संधि करते हैं, ज़बरदस्ती खुद ही साइन कर लेते हैं, खुद ही ऐसा मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड का इसको अपराधी बना दिया जाता है। और फाइनल देखो क्या होता है, आगे देखो कि वर्साई की संधि को जर्मनी पर ज़बरदस्ती थोपा गया था, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वॉज फोर्सबिलिटी इम्पोज ऑन जर्मनी। इसी कारण से इस संधि को एडोल्फ हिटलर को झटका लगता है कि नहीं, उसको बात चुप जाती है। एडोल्फ हिटलर और अन्य और भी जर्मन लोग थे, उनको ये बात अपमानजनक लगती है कि नहीं यार, हमारे देश की इसमें बदनामी हो रही है। तो इसलिए वो क्या करता है, फॉर दिस रीजन एडोल्फ हिटलर एंड अदर जर्मन्स कंसिडर दिस ट्रीटी टू बी ह्यूमिलेटिंग, मतलब अपने आप को थोड़ा कहते हैं ना कि बेइज्जती सा फील करते हैं, इसलिए हिटलर को आता है गुस्सा। और हिटलर भाई साहब यहाँ से शुरू हो जाते हैं। 1933-1934 के अंदर हिटलर का राज आ जाता है, नाजी पार्टी गठन हो गई, सब कुछ मामला सेट हो गया, पूरी जनता के अंदर राज हो गया। तो जर्मनी की सत्ता इसके हाथ में आ जाती है 1933-34 के टाइम पर, ठीक है। हिटलर बन जाता है ऐसा मान लो वहाँ का शासक, या फिर ऐसा मान लीजिए राजा बन जाता है। और फिर हिटलर ने क्या करा, अपनी सारी खोई हुई जितने भी ज़मीन थी, जितना भी पार्ट लोगों ने उस वर्साइल संधि के तहत, वर्साइल ट्रीटी के तहत लिया था, उसको वापस लेना शुरू कर देता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का ये कारण रहेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ज़बरदस्ती अटैक करेगा, हड़पेगा, लड़ाइयाँ होगी, शुरू करता है। और सारी संधियाँ जितनी भी ट्रीटी हुई थी सबको तोड़ देता है, कोई ट्रीटी नहीं बोले, नो कोई ट्रीटी नहीं, सब ट्रीटी को तोड़ देता है। और उस टाइम पर कोई भी देश इसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाते, इतना क्रूर है ये, ठीक है। 1933-34 हिटलर केम टू पावर इन जर्मनी एंड हिटलर बिगन टू टेक बैक ऑल हिज लॉस्ट लैंड्स एंड ब्रोक ऑल द ट्रीटीज एंड नो कंट्री कुड रेज द वॉइस अगेंस्ट इट। इसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, तो इसको और ज़्यादा जोश आ जाता है कि यस मैं तो ताकतवर हूँ। और ये धीरे धीरे क्या करता है, मैंने लाइन से लिखे हैं, इस मैप को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, और मैंने इधर सारी बातें लिख दी। छोटा सा मैप है, स्टोरी बन जाएगी मज़ेदार। बात आती है 1 सितंबर 1939 की, 1939 की। ये सबसे पहले क्या करता है, पोलैंड पर अधिकार करता है। देखो पोलैंड में अगर मैप में दिखाना चाहूँ तो ये रहा पोलैंड, और इस पोलैंड को जीत लेता है, ठीक है। उसके बाद में 1940 में जाता है नॉर्वे में, ये देखो यहाँ स्वीडन के पास में ये नॉर्वे पे अधिकार कर लेता है। फिर ये सिस्टम चालू रखता है कंटिन्यू। देखो पहली बात ये ध्यान रखना, जब ये पोलैंड पे अधिकार करता है यहाँ पर, तो उस टाइम पर कोई देश बोलता नहीं है। फ्रांस इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है। अपन बात करें ग्रेट ब्रिटेन, ये रहा, इतने बड़े बड़े कंट्री इसको सिर्फ चुपचाप देख रहे होते हैं, फिर भी इस पोलैंड को जब अधिकार इसने किया तो उस टाइम पर चुप बैठे रहते हैं। तो इस हिटलर को और जोश आ जाता है, और वो ये सोचता है कि अच्छा ही चुपचाप बैठ गए, मतलब मेरे से डर गए, तो फाइनली वो इन पर भी अटैक करेगा, देखना बाद में जाके अटैक करेगा। कमज़ोर को देख कर कोई हाथ डाल लेता है, वो वाली बात है। तो फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद में नीदरलैंड पर जाता है, ये नीदरलैंड को अटैक करता है, वहाँ भी जीत लेता है। फिर ये गया बेल्जियम को जीत लेता है, फिर लग्जमबर्ग को जीत लेता है, फिर फ्रांस पर यहाँ थोड़ा सा इसको जोर आया, 15 लाख सैनिक लेके जाता है। पूरी बात समझना, 15 लाख की फौज लेके जाता है, मात्र 15 डेज में, मात्र 15 दिन के अंदर फ्रांस को भी जीत लेता है, मात्र 15 दिन के अंदर, इतना बड़े देश को। और जोश दुगना हो गया इसका। फिर इसका मन जो चला, और वो चला ब्रिटेन पर, ठीक है। अब जाता है ब्रिटेन के पास में, और ग्रेट ब्रिटेन पर अटैक करता है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन काफ़ी पावरफुल कंट्री है, और यहाँ पर इसको ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। कोशिश खूब करता है, लेकिन यहाँ पर ये एक तरीके से मतलब फेल हो जाता है, लेकिन हारता नहीं है। इस चीज़ को यहीं पर होल्ड कर देता है, छोड़ देता है कि इस ब्रिटेन से बाद में निपटूंगा,
अभी थोड़ी देर के होल्ड कर देता है और बिना सोचे समझे, पूरी बात अब समझना, मजे तो अभी आएगा, कि यहाँ से हिटलर बिना सोचे समझे रशिया पे अटैक कर देता है, मतलब रूस पे अटैक कर देता है, जबकि रूस से इसकी कोई दुश्मनी नहीं है, रूस इसका कोई भी नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन बिना सोचे समझे यहाँ पर ये क्या करता है, सांप के बिल में हाथ डाल देता है, रशिया पर अटैक कर देता है। और ये हिटलर का पतन का कारण है। रूस पर आक्रमण करना हिटलर का एक तरीके से एंडिंग पॉइंट है, बस यहीं से हिटलर का पतन हो जाएगा, हिटलर का जो एम्पायर खत्म होना शुरू हो जाएगा। सबसे गलत कदम हिटलर का यही था। फिर वहाँ पर बुरी तरीके से इसके नाजी सैनिक जो होते हैं, नाजी पार्टी थी, तो नाजी सैनिकों को रशिया बुरी तरीके से लाखों नाजी सैनिकों को मारता है और इसको बिठा देता है घर। बड़ा मुश्किल से यहाँ पर ये चुपचाप बैठता है वापस, मतलब एक तरीके से बहुत बुरा हारता है। फिर भी चुप नहीं बैठता ये, फिर करता है यूएसए पे अटैक। फिर गलत कदम, अमेरिका से भी इतनी पावरफुल कंट्री से भिड़ता है जाके, वहाँ पर भी इसको मुँह की खानी पड़ती है, यहाँ पर भी नाजी सैनिक लाखों मारे जाते हैं। काफ़ी ऊटपटांग करता है ये हरकतें, और फाइनली यहाँ तक इसका अटैक हो गया, ये मान लीजिए आप। ठीक है, मैं एक बार बॉक्स बंद कर देता हूँ। ये पूरा इसका मामला हो गया, इतना बस। ये वो डेट पर अपन अलग चर्चा करेंगे, सब कुछ ये मामला हो गया। फिर 6 जून 1944, 6 जून 1944 को क्या होता है, यूएसए इसको सबक सिखाना चाहता है। यूएसए हो गया और भी इसकी, इनमें से फ्रांस हो गया, ये सब जितने भी ये मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, अभी मैंने आपको जो बताया था ना, ये सब मिलके, देखो ये मित्र राष्ट्र जो अपने पढ़े, ये सब मिलके इसका इलाज करने के लिए सोचते हैं कि चलो अब इसका इलाज करते हैं, और यूरोप पे अटैक बोलते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो इटली है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये इटली, ये इटली के अंदर एक तानाशाह होता है जिसकी मैं आपको, मुसोलिनी नाम है उसका, ये रहा इटली का तानाशाह है मुसोलिनी। एक्चुअल में इस मुसोलिनी की जहाँ पर इटली, यहाँ पर भी ये राज कर लेता है अपना क्या नाम, हिटलर। ठीक है, तो फिर ये शुरू होते हैं वापस, यूएसए वाला पूरी ग्रुप जाता है, ये मित्र राष्ट्र जाते हैं और सबसे पहले ये इटली पर अटैक करते हैं, और यहाँ का जो मुसोलिनी है इसको चुपचाप से घर बिठा देते हैं और मुसोलिनी इटली पर अटैक कर लेते हैं, और धीरे धीरे वो सारे जने मित्र राष्ट्र मिलके पूरे यूरोप के ऊपर अपना अटैक कर देते हैं। और जो जितना भी इसने एम्पायर बनाया था, ये इसने आपके हिटलर ने, वो सारा का सारा वापस लाइन से हड़प लेते हैं, क्योंकि हिटलर की 2-3 चाल इतनी गलत थी, इतने बड़े बड़े राष्ट्रों से दुश्मनी मोल ले ली। इस वजह से फाइनली ये क्या करता है, बहुत बुरी तरीके से। फिर बाद में एक स्टेप आती है जापान की, बता दूं आपको, वो तो हिटलर वाला मामला तो चल ही रहा है, हिटलर के तो जितने भी देश यूरोप के अंदर घुस गए सभी मिलके, और हिटलर के जितने भी पोर्शन थे उन सबको हड़पना शुरू कर दिया। फिर वो तो चलो उधर मामला बैठ गया कि फाइनली जो यूरोप का मामला था वहाँ पर चैप्टर क्लोज है। हिटलर भी बाद में जाके सुसाइड कर लेता है, अपन बता दिया मैंने आपको, क्योंकि हिटलर, जर्मनी की बहुत बुरी हार होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। वो 2 गलतियाँ इसकी, रशिया पर अटैक करना और यूएसए पर अटैक करना, हिटलर की 2 गलत चाल हो जाती है, और दोनों चाल से जर्मनी फिर हार जाता है, और इस हार को हिटलर ज़्यादा सहन नहीं कर पाता और अपने आप को अपनी वाइफ के साथ में सुसाइड कर लेता है। वो उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। एक तरीके से यूरोप महाद्वीप के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। कब, अपन डेट भी मान सकते हैं 6 जून 1944 तक लगभग यूरोप महाद्वीप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म। लेकिन पूरा विश्व युद्ध भी खत्म नहीं हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध वो चल रहा होता है अपने एशिया महाद्वीप में। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर काम कर रहा है जापान, और जापान काफ़ी उठापटक कर रहा है यहाँ पर। जापान ये चाहता है कि मैं भी, मेरा एम्पायर थोड़ा बढ़ाऊँ इस तरफ, और ये भी लगभग एशिया को कवर करना चाहता है। ये गलती कर बैठता है, और ये यूएसए की एक जगह है पर्ल हार्बर। ठीक है, 7 दिसंबर 1941 को, ये एक पूरा एक तरीके से आइसलैंड है, चारों तरफ पानी पानी है। इस आइसलैंड पर 7 दिसंबर 1941 को ये जापान अटैक कर देता है और इसको अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, और ध्यान रखना इसी वजह से, इसके 3-4 दिन बाद में ही इसने किया था, इसने क्या नाम इसका, हिटलर ने, इसके 3-4 दिन बाद में ही हिटलर ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया था। मतलब ऐसा मान लीजिए 7 दिसंबर को किया था इसने जापान ने, और 11 दिसंबर के करीब लगभग इसने किया था आपके हिटलर ने। ठीक है, चलो यूएसए कोई बात नहीं, हिटलर का तो इलाज कर दिया यूएसए वगैरह मिलके। फिर इस जापान का नंबर आया। जापान ने जैसे ही यूएसए के इस पर्ल हार्बर पर अटैक किया, अपने अंडर में इसको लिया, तो फिर यूएसए ने इसको एक चेतावनी दी कि देख सुधर जा वरना तेरे ऊपर एटम बम गिरा दूंगा। मतलब इसको परमाणु बम गिराने की धमकी दी थी कि तू चेत जा, लेकिन ये चेता नहीं। इसने सोचा कि ऐसे ही मजाक कर रहा होगा, लेकिन यूएसए की मजाक इसके ऊपर भारी पड़ गई, और इसका खामियाजा आप देख सकते हो। 6 अगस्त 1945 को इसने हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम गिराया।
जिस बहुत भयंकर तरीके से लाखों लोग मारे गए, आज भी लोग परेशान हैं वहाँ पर। फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर गिराया, जिसका इसका नाम लिटिल रखा गया था, इसका फैटमैन रखा गया था, वो भी खैर बातें की बात आगे की बात बता दूंगा। लिटिल और फैटमैन 2 नाम के गुप्त नाम रखे थे बम के, दोनों परमाणु में इसके ऊपर गिरा दिए और जापान का सत्यानाश कर दिया, कंप्लीट ख़त्म, 2 बड़े शहरों गिरा दिया। और इस तरीके से फाइनली जो हैं 1945 के अंदर जैसे ही दोनों बम एटम बम गिराए नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो आपका हो गया ख़त्म, द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म। तो ये मामला था, आपको पता चल गया कैसे स्टार्ट हुआ, हिटलर की वजह से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे हिटलर फैलता गया ज़बरदस्ती गोचेबाजी करता गया और ये इतना मामला हमारे देश को सहन करना पड़ा। फिर अपन एक बात करेंगे, उसके बाद में शीत युद्ध स्टार्ट होता है कि 2 प्रेम करने वाले 2 मित्र राष्ट्र कौन कौन से, यूएसए और यूएसएसआर। इतने मित्र राष्ट्र होने के बावजूद भी दोनों के अंदर, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग, दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग हैं। इस वजह से शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और वो अपन ने इस चैप्टर में स्टार्ट कर ही चुके हैं। इस पर एक क्लास आई ये ज़बरदस्त, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर बम गिराए गए थे उसके कुछ आलोचक भी हैं और कुछ सपोर्टर भी हैं, वो भी पढ़ेंगे। और यूएसए और यूएसएसआर 2 महाशक्तियाँ जो बनी, ये दोनों कैसे कैसे इनकी आइडियोलॉजी क्या क्या आइडियोलॉजी थी वो सब अपन पढ़ेंगे। तो आई थिंक आज का सेशन आपको बहुत मज़ा आ गया होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हिटलर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, हिटलर, द्वितीय विश्व युद्ध, ये स्टोरी अगर आपने समझ ली तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। आज का वीडियो मुझे बताना, आज की क्लास लेनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन को ये क्लास बहुत ज़रूरी है। नोट्स बना लेना, समझ लेना, काफ़ी चीज़ें आपके काम आएगी। ठीक है, ओके।